चलिए देखिए, तो वही हम लोगों ने लास्ट क्लास राज्यसभा पर छोड़ी हुई थी, वहीं पर से स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पर से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक हो गया। आप लोगों को जो लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को याद है, हम लोग पार्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 5 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं भी वही पार्ट 5 का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्ट 5 के अंदर लेजिस्लेचर, जिसे आप सभी लोग विधायिका कहते हैं। और मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जो विधायिका के हमारे अंदर आर्टिकल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विधायिका क्या होती है। आप सभी लोग एक बात जानते हैं, जिसका काम कानून बनाने का होता है उसे हम विधायिका कहते हैं। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक विधायिका के बारे में, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ विधायिका में जो हम लोगों ने पढ़ना है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक हो गया ना। राज्यसभा, लोकसभा, और उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, या जिसे हम बोल सकते हैं संसदीय कार्यवाही, यानी कि संसद में कार्यवाही होती कैसे है। लास्ट लेक्चर में मैंने राज्यसभा स्टार्ट किया हुआ था, और राज्यसभा के बारे में हम सारे के सारे बेसिक्स कर चुके थे। और जो मैंने राज्यसभा में सपोज लास्ट पॉइंट लिखा था वो लिखा था क्वालिफिकेशन, और हर्ताएं हम लोगों ने लिखी हुई थी, समझ में आ रहा है ना। और टेन्योर भी हम लोगों ने लिख लिया था। चलिए अब आज जो हम लोग चलते हैं यहीं पर से एक नए टॉपिक के साथ, मतलब राज्यसभा को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इलेक्शंस के बारे में जानते हैं। क्वालिफिकेशन लास्ट टॉपिक किया था, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में चुनाव कैसे आयोजित किए जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुना कैसे जाता है। इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं राज्यसभा के, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर जो अगली सब हेडिंग होगी हमारे पास वह होगा भाई इलेक्शंस, यानी कि निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे कराया जाता है, यानी कि उनका इलेक्शन कैसा होता है। सबसे पहली बात तो आप सभी लोग एक चीज जानते हैं कि द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज इनडायरेक्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो इनका इलेक्शन होता है वह इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतलब बच्चों जिसमें डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन इलेक्शंस में डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। देखिएगा अगर आपसे कभी पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, राज्यसभा के लिए प्रत्येक सीटों का, प्रत्येक राज्य में सीटों का आवंटन है। देखिए ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि जो हमने ईच स्टेट के लिए, जो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, याद रखिएगा 28 राज्यों के लिए जो हमने सीट्स डिवाइड की हुई हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, क्लियर हो गया, तमिलनाडु, फिर हो गया वेस्ट बंगाल और बिहार। ये हमने राज्य पढ़े हुए थे, टॉप 5 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार। ये टॉप 5 राज्य हैं जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, टॉप 5 राज्य हैं। इनमें जो सीट्स बांटी हुई हैं 31, 19, 18, 16, ये जो सीट्स बांटी हुई हैं, इन सीटों का जो बंटवारा है वो शेड्यूल 4 में दिया गया है। ये पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है, सीडीएस की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है यही सवाल। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, याद रखेंगे, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वह हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें जो चौथी अनुसूची है, जो 4th शेड्यूल है, चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। अब जैसे अगर हम अपने राज्य के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड 3 सीटें हैं, तो सिंपल सी बात है अप्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन होगा, जो हमने 3 व्यक्तियों को जो हम यहाँ से भेजेंगे राज्यसभा, वो हमारे राज्य के जो वो होते हैं, कौन, हमारे जो विधायक होते हैं वह चुनकर भेजते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड में हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि हमारे राज्य की जो विधान सभा है उसमें 70 सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे संसद में, तो हमारे यहाँ से संसद में दोनों जगह के लिए सीट्स हैं, लोकसभा के लिए भी, राज्यसभा के लिए भी। लोकसभा के लिए 5, राज्यसभा के लिए 3। ये जो 5 सीटें हैं ये तो डायरेक्ट जनता वोट देती है। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना, ये जो 5 सीटें होती है इनमें तो डायरेक्ट जनता वोट देती है। मगर जो राज्यसभा के सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, इनको ये 70 लोग चुनकर भेजते हैं। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, ये 70 लोग चुनकर इन 3 लोगों को भेजते हैं। और इन 70 लोगों को तो आप पता है हर प्रत्येक 5 सालों में आप भारत में, यानी कि उत्तराखंड में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इन 70 लोगों का चुनाव होता है। ये 70 लोग होते हैं विधायक, विधायक ही चुनता है राज्यसभा के सांसदों को, याद रखिएगा। राज्यसभा के सांसदों का इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, दे आर इलेक्टेड बाय, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, दे आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ, दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इनका निर्वाचन, ध्यान से सुनेंगे,
चलिए देखिए, बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, फिर से यहीं पर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है आप लोगों को, इनका इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इनका निर्वाचन, याद रखेंगे, इनका जो निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन संबंधित राज्य की, इनका निर्वाचन संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सदस्यों द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्लियर हो गया, इनडायरेक्टली होता है। अच्छा अब सुनेंगे अगला पॉइंट, निर्वाचन किया जाता है, कैसे किया जाता है ये आप सभी लोग समझ गए हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है। याद रखेंगे, जो इनके इलेक्शन का प्रावधान है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनका जो इलेक्शन का प्रावधान है, वैसे इसको कहते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय पद्धति। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना, यहाँ अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एसटीवीएस, समझ में आ रहा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एसटीवीएस एक पद्धति होती है, यह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति होती है। जैसे देखिए, थोड़ा सा अगर आप स्टैंडर्ड पॉलिटी पढ़ेंगे, जैसे जो आप लोग डायरेक्ट वोट देते हैं ना, डायरेक्ट आप जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वो जो वोटिंग की पद्धति होती है उसे कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कौन सी पद्धति है? डायरेक्ट इलेक्शन की। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन की, तो होती है एसटीवीएस। अभी आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्शन में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति जिसे कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो अगर कभी पूछता है कि भैया जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो ऐसे ही होता है, एसटीवीएस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति जिसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट पॉइंट, ये सीडीएस की परीक्षा में भी आ चुका है। अगर आपसे पूछता है कि भाई बताइए इनका जो इलेक्शन का प्रावधान है वो दिया कहां गया है, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, तो आप बोलेंगे कि जो इसका प्रावधान है इलेक्शंस का, वह दिया गया है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। याद रखेंगे, जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अच्छा क्वेश्चन बनता है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, यही प्रश्न पूछा गया था। समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर प्रावधान आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मगर याद रखेंगे कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अधीन क्या होता है भैया, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव होता है। मेंबर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था, 250, 245, क्लियर हो गया ना? 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित करता है जो 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, कैसा इलेक्शन होता है, पद्धति कौन सी होती है, अच्छे पेपरों के लिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम आप लोग लिखेंगे, एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, इनका निर्वाचन संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, याद रखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलिए। 1951 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत इसमें सारी की सारी चीजें बताई गई है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे इन लोगों के टेन्योर के बारे में, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर हम इनके टेन्योर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना, इलेक्शन हो गया, एक पॉइंट में यहाँ पर को लिख रहा हूँ, टेन्योर, कार्यकाल। वैसे हमने ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पर को भी डिस्कस कर रहे हैं। टेन्योर या जिसे हम बोलते हैं बच्चों कार्यकाल। अगर मैं इसके कार्यकाल के बारे में बात करूंगा, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 साल। अगला वाला क्वेश्चन एसएससी के पेपरों में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि भाई बताइए, आप लोगों को याद होना चाहिए इसमें 2-2 साल का गैप होता है प्रत्येक 2 साल में, यानी कि इन ईच 2 इयर्स या एवरी 2 इयर्स, प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3 रिटायर। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, 1/3 रिटायर होते हैं, 6 साल जिसके होंगे तो 2-2 साल की ये साइकिल बनाए रहते हैं। और उसी के बाद क्या होता है, प्रत्येक 2-2 साल में जितने रिटायर हुए रहते हैं उतने लोगों का फिर से निर्वाचन कराया जाता है। समझ में आ रहा है ना? उतने लोगों का फिर से क्या कराया जाता है, निर्वाचन कराया जाता है, या उतने लोगों को फिर से क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए मैं बेसिक्स एक बार पूरे के पूरे रिवाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा, लोकसभा, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से वेरी फर्स्ट, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट के अंतर्गत मैं पूरा समझा रहा हूं।
जो मेन सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। सबसे पहली बात हमने देखा कि भैया 79 से लेकर 122 तक क्या होता है, हमारा लेजिस्लेचर होता है या विधायिका होती है, समझ में आ रहा है ना। लेजिस्लेटिव के बारे में बात करते हैं। 79 आर्टिकल कहता है भाई कि जो हमारा पूरा का पूरा संसद होगा, संसद 3 चीजों से मिलकर बना होगा, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 80 आर्टिकल में राज्यसभा दिया हुआ है, 81 आर्टिकल में लोकसभा दिया हुआ है। ये तीनों हो गया, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। 80 में पहले राज्यसभा इसलिए है क्योंकि वो अपर हाउस है। ध्यान से सुनिएगा, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है भाई। आर्टिकल 80 में पहले राज्यसभा, लोकसभा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 80 के अंतर्गत पहले पहले राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन पहले क्यों हुआ ये भी आप लोगों को पता है। अपर हाउस एक नाम हो गया इसका, दूसरा नाम हो गया इसका परमानेंट हाउस, स्थायी सदन, और तीसरा हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके 3 नाम हैं, अपर हाउस, परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 3 नाम है। क्लियर हो गया। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इंडायरेक्ट होता है, 250 अधिकतम सदस्य, मैक्सिमम मेंबर 245। प्रेजेंटली जो मेंबर हैं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। 2 साल बाद 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स रिटायर इन एवरी 2 इयर्स या रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। क्लियर हो गए, सारे के सारे बेसिक्स हैं। चलिए, अब जो हाउस होता है भाई याद रखिएगा, सदन में अध्यक्ष होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं ऑफिसर्स ऑफ हाउस एक हेडिंग बनेगी इसके अंतर्गत, या हम ऐसा बात करेंगे इसमें जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते रहेंगे। ये 2 पॉइंट थे, यहीं पर को हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। ध्यान से सुनते रहेंगे, राज्यसभा के पदाधिकारी। चलिए ऊपर से लिखते हैं थोड़ा सा, पदाधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, पदाधिकारी जिसे हम लोग बोलते हैं ऑफिसर्स यानी कि ऑफ राज्यसभा। सबसे पहली बात भाई देखिएगा, लोकसभा में भी हम पढ़ेंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। सिमिलरली यहाँ पर को भी होता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ध्यान से सुनिएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है एक, याद रखेंगे। और जो दूसरा होता है हमारे पास, वह होता है हमारे पास डेप्यूटी चेयरमैन, आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि उपसभापति। उपसभापति, आपको एक बात बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि भाई बताइए हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट, जिसे हम बोलते हैं बच्चों उपराष्ट्रपति। हर हमेशा उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आई रिपीट, ये तो उप सभापति है, ये सभापति। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली कि हर हमेशा जो राज्यसभा का सभापति होता है वह हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, ऑलवेज इसी को हम बोलते हैं बच्चों पदेन सभापति। पदेन मतलब क्या होता है ना, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। देखिए इधर, एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है भाई, जैसे एक्स ऑफिसो मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का खुद ब खुद क्या बन जाएगा भैया, सभापति बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक्स ऑफिसो का मतलब यह होता है। अच्छा सुनिएगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं बच्चों उपराष्ट्रपति। ध्यान से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा गया डेप्यूटी चेयरमैन, तो आप बोलेंगे डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है, उपसभापति जो होता है, वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही आपस में चुना जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग मान लीजिए क्लास है, राज्यसभा है, अगर हम बात करेंगे उपसभापति चुनने की बात आएगी तो आप ही लोग वोट देके एक व्यक्ति को उपसभापति चुन सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर को, इट इज इलेक्टेड या सेलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में से ही एक सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। राज्यसभा और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों लोगों के बारे में हमने बात करी। अब थोड़ा सा इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके पास पावर्स क्या क्या होती हैं, फंक्शंस क्या क्या होती हैं। ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, सॉरी ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं चेयरमैन से बनने वाले क्वेश्चंस के पॉइंट यहां पर को लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर अच्छे पेपर देंगे तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट आपको यही देगा कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहला कथन यही देगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और जो दूसरा है, और दूसरा आपसे बोले जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो याद रखेंगे, जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो याद रखेंगे, पहला पॉइंट यही है, वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनना, इज
नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते रहना, इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, हिंदी वाले उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए, एक बार क्वेश्चन आता है कि बताइए उपराष्ट्रपति की तनख्वाह यानी कि उपराष्ट्रपति की सैलरी, तो आप बोलेंगे उपराष्ट्रपति की जो तनख्वाह होती है वह उपराष्ट्रपति के तौर पर 0 रुपया होती है। उपराष्ट्रपति को कभी भी उपराष्ट्रपति होने की तनख्वाह नहीं मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज गेट्स द सैलरी ऑफ बिकमिंग या बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, तो याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट सैलरी, ध्यान से सुनिएगा, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, ध्यान से सुनना बे, उपराष्ट्रपति का वेतन एज अ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन, ध्यान से सुनना, मैं चलो इसको लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति का वेतन, हम उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये थोड़ा सा मैंने अलग टाइप से डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, समझ में आ रहा है ना, किताबों में नहीं मिलेगा आप लोगों को सिमिलर वे में, बस सुनते जाइए। उपराष्ट्रपति की जो वेतन होता है उपराष्ट्रपति के तौर पर, याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उसका वेतन होता है वह 0 रुपया होता है, समझ में आ रहा है ना। और याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति यानी कि एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लगभग 3-3.5 लाख रुपए जितना भी इसका वेतन होता है, क्योंकि अभी नया वेतनमान जब बढ़ा है राष्ट्रपति का 5 किया तो इसका मेरे ख्याल से 3 किया हुआ है, तो इसके आगे मैं टिक कर देता हूं, श्योर नहीं है मुझे, ठीक हो गया ना। वेतन एवं भत्ते मिलाकर जो भी उसके अलाउंसेज होते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। अगर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो आप 0 टिक लगाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं, यहां पर वो सारा का सारा उपराष्ट्रपति क्लियर होगा। अच्छा, एक और आर्टिकल है, देखिएगा, जैसे आर्टिकल 52, अभी हमने राष्ट्रपति पढ़ा नहीं है, बस सुनते जाओ भाई अच्छे तरीके से। आर्टिकल 52, राष्ट्रपति हमने पढ़ा नहीं है, मगर अनुच्छेद 52 ने कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मगर 63 के बाद वाला अनुच्छेद है एक 64, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना। आर्टिकल 64 पेपर में पूछा गया सवाल, आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन, जो यहाँ पर हुआ है एक्स ऑफिसो चेयरमैन उपराष्ट्रपति होगा, ये वाला जो टर्म दिया हुआ है ये आर्टिकल 64 में दिया हुआ है। सबको पता है आर्टिकल 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा, 52 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो लगभग आर्टिकल 63 के तहत, आई रिपीट, आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति होगा, ये तो उपराष्ट्रपति होगा, मगर उपराष्ट्रपति का दूसरा फंक्शन क्या है, राज्यसभा का सभापति। तो याद रखेंगे 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, समझ में आ रहा है ना, समझते जाइए, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए देखिए 2 पॉइंट हमारे हो गए अच्छे तरीके से, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, उपराष्ट्रपति के तौर पर इसको तनख्वाह 0 मिलती है। उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है वह इसलिए मिलती है क्योंकि वह जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम उपराष्ट्रपति में भी ये टॉपिक करेंगे, बट अभी आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई, देखिएगा, ठीक हो गया। अगला, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, ये उपराष्ट्रपति की एक बहुत ही अच्छी शक्ति होती है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की एक स्पेशल पावर होती है, वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाने का प्रस्ताव होगा, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होगा वह केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि पहले अगर हटाएंगे हम उपराष्ट्रपति को, अगर हमें हटाना है तो उसकी प्रक्रिया, जैसे पेपरों में आता है कि भाई बताइए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी, जैसे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, ध्यान से सुनते रहेंगे। मगर जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव है केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। समझ में आ रही है, बस पॉइंट है। अभी हम कैसे हटाते हैं उपराष्ट्रपति को, जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर को बताएंगे। The resolution to remove, ध्यान से सुनिएगा इंग्लिश वाले, resolution to remove the vice president can only be presented in या can only be proposed in राज्यसभा। समझ में आया? बताइए, ये उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्योंकि हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इससे रिलेटेड चीजें हम लोगों ने यहाँ पर को पढ़ा। अच्छा, पहले बताएंगे आप लोग मुझे, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और भी चीजें होती है जिनके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति को, मगर ये राज्यसभा से संबंधित थे तो मैंने आप लोगों को यहीं पर को बता दिया है। चलिए बताइए, इतने में अगर किसी को कोई डाउट्स हैं इसको देख लीजिए भाई एक बार अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए भाई, तो ये हम लोगों ने क्लियर किया राज्यसभा के बारे में। अब इसमें राज्यसभा में एक और लास्ट टॉपिक बचता है, वह है हमारे पास स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की विशेष प्रावधान या राज्यसभा की विशेष या स्पेशल शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे।
जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा राज्यसभा की स्पेशल पावर्स। देखो वैसे एक तो राज्यसभा की जो स्पेशल पावर होती है वो यही होती है, पर ये हमने उपराष्ट्रपति में कर दिया है। राज्यसभा की ये स्पेशल पावर होती है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो उसका जो प्रस्ताव है केवल और केवल राज्यसभा में। आपको पता है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो अगर हमें उसको हटाना है तो उसके लिए जो बिल लाया जाएगा वह केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है प्राथमिक तौर पर। क्लियर हो गया? अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा की विशेष शक्तियां जो केवल और केवल राज्यसभा के पास होती हैं। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की विशेष शक्तियां या राज्यसभा की विशेष प्रावधान देखना है। तो राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां होती हैं, इसके आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, वही याद रखिएगा। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में, और इससे आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, दो स्पेशल पावर होती हैं, फिर बाकी की पावर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। दो स्पेशल पावर्स होती है राज्यसभा की। अब मैं भाग बोलो नहीं कह रहा हूं तुम लोगों से, इधर देखो आप, समय से कह रहा था मत बोलो मत बोलो, कोशिश भी कर रहा था कि नहीं बोलो, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस बनाए रखना। दो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। याद रखना, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। सीडीएस की परीक्षा में पहले भी ये दोनों के दोनों आर्टिकल पूछे जा चुके हैं। क्लियर हो गया? मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना। देखो अभी जब बाद में यहाँ पहुंचेंगे हम, यानी कि जब हम इस पार्ट में पहुंचेंगे तो वहां पर को भी मैं आप लोगों से पूछूंगा फिर से, अगेन आई विल आस्क दीस आर्टिकल्स। बट उससे पहले आप लोगों को याद करना है ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। राज्यसभा की जो स्पेशल पावर होती है, यानी कि जो राज्यसभा के पास है, देखिए हमारे पास दो हाउसेज हैं, दोनों हाउसेस के पास कुछ बहुत, देखिए वैसे तो ज्यादातर जो पावर होती हैं वह लोकसभा के पास ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती हैं एज कंपेरेटिबल टू राज्यसभा। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि आप लोगों को बस लेजिस्लेटिव पढ़ने हैं तो बस लोकसभा राज्यसभा में घूमेंगी सारी की सारी चीजें, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में घूमेंगी सारी चीजें। अभी थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं, बाद में दिक्कत करेगा अदरवाइज। देखो मोर पावरफुल लोकसभा होती है, आपको पता है मोर पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वो जितने भी व्यक्ति आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह कम शक्तिशाली होता है राज्यसभा, क्योंकि यहाँ पर को नॉमिनेटेड, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से ज्यादा लोग आते हैं। दूसरी बात क्या है, राज्यसभा में ऐसे स्पेशल पावर में बस 3 ही स्पेशल पावर है। एक तो वही है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है बिल। बाकी की दो हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। और आर्टिकल वाइज याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। स्पेशल पावर्स में ये 3 पावर होती है। वेयर एज अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करूं, उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर होती है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर होती है जो मनी बिल होता है, केवल और केवल जो मनी बिल होता है, धन विधेयक केवल और केवल पहले लोकसभा में लाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, सिमिलरली धन विधेयक जो होता है केवल और केवल पहले लोकसभा में लाया जाता है। कई बार पेपर में आ चुका है, धन विधेयक पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है, वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो सिमिलरली ऐसी कुछ बहुत स्पेशल पावर्स होती हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। बाकी सिंपल सी चीजें हैं। तो फिलहाल अभी हम राज्यसभा की इन दोनों स्पेशल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिस समय हम लोकसभा की पावर्स को पढ़ेंगे, स्पेशल पावर्स को, उस समय हम इन 3 पावर्स को भी फिर से फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे। देखिएगा आर्टिकल 249 बढ़िया पावर है। सुनिएगा, पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि आर्टिकल 249 के अंदर है, याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जो आर्टिकल 249 है, इसके तहत याद रखिएगा, इसके तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी से। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ेंगे हम, जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था पार्ट 5, मैंने आपको पहले बोल दिया था, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका पार्ट 5 क्लियर है तो आपकी 60 से 70% पॉलिटी क्लियर है, याद रखिएगा ऑलवेज। और अगर फंडामेंटल राइट क्लियर है तो 80, फंडामेंटल राइट तक 80, फंडामेंटल राइट और पार्ट 5 और 6 को मिलाकर 80% पॉलिटी, बाकी का 20% बचता है भाई। देखिएगा इधर, राज्यसभा से यदि 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित हुआ, 2/3 बहुमत से अगर एक विधेयक पारित हुआ, बहुमत से अगर एक विधेयक पारित हुआ, एक बिल पास हुआ, तो किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, किसी भी राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में भेजा जा सकता है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये समवर्ती सूची, राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये टॉपिक क्या, देखिएगा बहुत ध्यान से समझा रहे हैं कि एक चीज आप सभी लोगों को जब संविधान समझा रहे थे तो हमने बताया था कि एक और चीज होती है संविधान में, पार्ट्स और आर्टिकल के अलावा अनुसूचियां।
यानी कि ये हमारे पास 12 सूचियां होती हैं, देयर आर 12 लिस्ट। तो ये 12 अनुसूचियां हैं हमारे पास, 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। इसमें से जो हमारे पास 7वीं अनुसूची होती है, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची कहती है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, 7th शेड्यूल स्टेट्स दैट डिवीजन ऑफ पावर, आई रिपीट, 7वीं अनुसूची कहती है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, आई रिपीट, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। और जो शक्तियों का बंटवारा है ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि भैया किस चीज की शक्ति राज्य सरकार को होगी, किस चीज की शक्ति केंद्र सरकार को होगी। जैसे एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल, अगर हम मिलिट्री के बारे में बात करेंगे, सैन्य शक्तियों के बारे में करेंगे कि सेना को कंट्रोल या रेगुलेट कौन कर सकता है। आप सभी लोगों को पता है हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, किसी के पास भी यह शक्ति नहीं है कि वो भारत की सेना को कंट्रोल कर सके। भले आप लोग देखते हैं वैसे भी जो सेना होती है, आप लोग देख लीजिए किसी भी राज्य में, हर राज्य में लगभग सेना का कैंप होता है। राज्य सरकार से उस कैंप का कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही राज्य सरकार की कोई बात उस कैंप पर लागू होती है। इसीलिए क्योंकि जो मिलिट्री है या जो सेना है वह केंद्र सरकार का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है, यहाँ पर को 3 लिस्ट दी गई है। सबसे पहले हमारे पास यूनियन लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं भाई संघ सूची। संघ सूची में अगला स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और लास्ट होता है कंकरेंट लिस्ट। बहुत अच्छा पेपर में आता है कंकरेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इसके अंदर विषय हैं जैसे 91, 61, समझ में आ रहा है? अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझते जाइए। इसको कहते हैं समवर्ती सूची, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। देखो इधर ध्यान से, जो यूनियन लिस्ट होती है इसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है इसमें दोनों कानून बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति दोनों को है, राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। यूनियन लिस्ट, मिलिट्री एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और अगर हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट के बारे में, तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टेट की पुलिस ले लो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनिएगा, तो राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है, आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर को, याद रखना, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि जो 250 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, 245 का 2/3 करने के बाद किसी भी राज्य सूची के विषय को यहां समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर सकती है। क्यों? आपको पता है समवर्ती सूची में दोनों के पास शक्ति है कानून बनाने की, जो इसके अंदर सब्जेक्ट होंगे। तो अगर कभी लगेगा कि केंद्र सरकार को कि हमारे पास इसके सापेक्ष पावर होनी चाहिए, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिएगा। जैसे जो शिक्षा बता रहा हूं मैं, शिक्षा पहले ये स्टेट लिस्ट में था, 42वां यानी 44वां संविधान संशोधन करके इसको यहां पहुंचा दिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि राज्यसभा में इसलिए राज्यसभा के पास ये पावर इसलिए दी गई है क्योंकि अगर कोई भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा तो उसमें कौन भी कानून बना सके, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। मगर उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है, 2/3 मेजोरिटी से। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? इसका एक एग्जांपल एजुकेशन भी है, मैंने बताया आप लोगों को। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, राज्यसभा से 2/3 बहुमत के साथ, राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत है, इसके बाद क्या कर सकते हो आप, राज्य सूची के किसी भी विषय को, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सूची के विषय को, यानी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को आप समवर्ती सूची के विषय में डाल सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप समवर्ती सूची में सम्मिलित कर सकते हैं। यह आर्टिकल है हमारा 249। स्पेशल पावर स्पेशल है, स्पेशल पेपरों में ही पूछी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? और या कई किताबों में आप लोगों को एक और चीज दिखता है, कई किताबों में लिखा हुआ होता है कि, ध्यान से सुनिएगा, कई किताबों में क्या लिखा हुआ होता है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिएगा, राष्ट्रीय महत्व का विषय, इसका मतलब क्या है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय महत्व रखता है। अगर राष्ट्रीय महत्व रखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्र को या केंद्र सरकार को उसके सापेक्ष कानून बनाने की क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बस कुल मिलाकर राज्यसभा क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट में छेड़छाड़ कर सकता है, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय महत्व का कानून घोषित कर सकता है। यही आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 249, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। आर्टिकल 249, स्पेशल पावर और वेरी स्पेशल। समझ में आ रहा है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। और ये भी आप लोगों को पता चल गया आज, ये भी नोट करके ये भी लिख सकते हैं साइड में, 7वीं अनुसूची, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए, कंकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट जो हमने है भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला आते हैं आर्टिकल 312 में बच्चों। आर्टिकल 312 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सर्विसेज दी गई हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है हमारे पास 312 वाले के सापेक्ष। आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा में, याद रखिएगा फिर से, 2/3 मेजोरिटी से, आई रिपीट 2/3 मेजोरिटी से, मैं फिर कह रहा हूं राज्यसभा। चलो इसको थोड़ा सा नीचे को लिखते हैं आर्टिकल 312 को, ध्यान से सुनते जाइए, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 दोनों में 2/3 मेजोरिटी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। फिर से राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से कोई एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। कैन मेक अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कैन मेक अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कैन मेक अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि इस अनुच्छेद का प्रयोग 2/3 बहुमत से कर एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन या गठन कर सकता है। जैसे एज एन एग्जांपल IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा है। IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। IRS, क्लियर हो गया ना। सिमिलरली IFS, क्लियर हो गया ना। IFS, क्लियर हो गया ना। IFS को ले लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, समझ में आ रहा है ना, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि अगर कभी जरूरत पड़े, आई रिपीट, कभी अगर जरूरत पड़े, जैसे इसमें एक और होता है IES, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, यानी कि जो ये सभी बड़ी सेवाएं हैं, ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है वो इन्हीं की होती है। तो यही है कि कल के दिन अगर राज्यसभा अगर चाहे तो राज्यसभा क्या कर सकती है, 312 अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे ही किसी और एक सिविल सेवा की, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अखिल भारतीय की क्या कर सकती है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। यह राज्यसभा की विशेष शक्तियां होती है। तो राज्यसभा में हम लोगों ने बिल्कुल जीरो 1952 में गठन से लेकर इसके स्पेशल पावर्स तक देखा, जहां पर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मैं बताइए राज्यसभा की कौन सी एक विशेष पावर नहीं है। तो आपको 3 विशेष पावर्स याद हो गई। पहली पावर एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, अगर हम चाहें तो बीच में चलिए ऐसे लिख देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव, तीसरा पॉइंट यही लिख देना, वाइस प्रेसिडेंट को जो रिमूव करने का रिजोल्यूशन है या प्रस्ताव है, वह केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अच्छा पेपर में आता है, ये राज्यसभा में लाया जा सकता है। मगर जैसे अगर हम राष्ट्रपति को हटाएंगे तो वो कहीं भी लाया जा सकता है, मगर राष्ट्रपति के सापेक्ष एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट कार्यकाल है, एज है इंपॉर्टेंट, 30 साल की उम्र में ही आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। और यहाँ पर को अगर हमने स्पेशल पावर का प्रयोग करना है तो 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से आप समझ गए हैं, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 लोग उसमें हस्ताक्षर करने चाहिए, तब जाके वह अधिनियम क्या होगा भाई, पारित होगा। चलिए ये था आप लोगों का पूरा राज्यसभा। अब हम इसी में बात करेंगे अगला टॉपिक लोकसभा के बारे में। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग पहले।